हाय, गुड आफ्टरनून डे स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सब मज़े में? प्रोबेबली न्यूज़पेपर में सबने पढ़ ही लिया होगा कि हो सकता है 1 सितंबर से द थिंग्स गो वेल, द कोचिंग्स में स्टार्ट ऑफलाइन फ्रॉम 1 सितंबर। तो चलिए, अच्छा है, मिलना होता रहेगा आप लोग से। इसी बहाने आप लोग थोड़ा सिंसियरिटी काम जो सिंसियरली के साथ काम करना चाहिए वो भी करेंगे, एफर्ट भी अच्छे डालेंगे। तो चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन जो हमने लास्ट टाइम पे शुरू किया था। पिछली क्लास में बच्चों हमने देखा था कि इन द प्रीवियस सेशन सिग्मा नोटेशंस के बारे में हमने देखा था ना। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम सिग्मा नोटेशन के 3 फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। मैं एक बार फिर भी फॉर्मूलाज लिख देता हूं रिकॉल करवाने के लिए। सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n n+1/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसकी जरूरत बहुत बहुत बार पड़ने वाली है। हाँ लक्षित, बता रहा हूँ। फिर एक आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू, ये 1 से लेके n तक होता है n+1 2n+1/6। और फिर सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 से लेके n तक n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 रिजल्ट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पे प्रूव कर लिए थे और ये आपको याद रखने हैं। जनरली जब आप सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो करना होता है क्वेश्चंस में, दैट इज मोस्ट द टाइम स्टेप 1, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। आप टीआर लिखने की कोशिश करिए, ट्राई टू राइट डाउन द आर एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस टीआर। एक बार टीआर कैलकुलेट हो गया तो स्टेप 2, sum of first n terms will be equal to sigma tr, r goes from 1 to n। ये बच्चों 2 स्टेप्स आपको यूज करने थे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि ये दोनों स्टेप्स कैसे यूज होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, इवेलुएट 1 into 2 into 3 plus 4 into 5 into 6 plus 7 into 8 into 9 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का सम बताना है। अब ध्यान से देखिए, यदि आप पहले टर्म को देखेंगे तो फर्स्ट टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स 1 2 एंड 3। सेकेंड टर्म जो है सीक्वेंस का वो भी 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 4 5 6। थर्ड टर्म जो है ये भी 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 7 8 9। तो यदि हम इस सीक्वेंस का nth टर्म देखें या rth टर्म लिखने की कोशिश करें तो मुझे rth टर्म के बारे में क्या क्या पता चल रहा है कि इट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। जो rth टर्म होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, वो 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। ये तो कंफर्म है। अच्छा, अब ये जो rth टर्म का पहला फैक्टर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म जो है, पहली टर्म में पहला फैक्टर है 1, सेकेंड टर्म का पहला फैक्टर है 4, थर्ड टर्म का पहला फैक्टर है 7। तो बच्चों हम पता करना चाहते हैं कि ये rth टर्म जो हम लिखेंगे इसका पहला फैक्टर कौन सा होगा। अब अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर, अगर आप हर टर्म का पहला फैक्टर लिखेंगे तो पहले टर्म में ये आता है 1, सेकेंड टर्म में आता है 4, थर्ड में आता है 7, फोर्थ में मुझे दिख रहा है 10 एंड सो ऑन। अगर आप सिर्फ इन पहले फैक्टर्स को देखिएगा 1 4 7, ये पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें। तो पहला फैक्टर मुझे दिखता है पहले टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 4, थर्ड टर्म में 7, फोर्थ टर्म में 10 एंड सो ऑन। और मैं ध्यान से देखूं तो यार ये एपी की एक एपी बनती है। इस एपी का जो आरएथ टर्म होगा, थिंक अबाउट दिस लॉजिकली, इस एपी का जो आरएथ टर्म होगा वही इस सीक्वेंस के आरएथ टर्म का पहला फैक्टर भी होगा। इस सीरीज का जो पहला, जो सीरीज का आरएथ टर्म होगा ना, आरएथ टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी a plus r minus 1 into common difference 3, so that is same as 3r minus 2। तो इस एपी का आरएथ टर्म जो है वो 3r minus 2 है। तो ये जो हमको गिवन सीक्वेंस थी उसका जो आरएथ टर्म होगा वो क्या होगा, 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट, जिसमें से पहला फैक्टर होगा 3r minus 2। अगला जो फैक्टर है
वो पहले फैक्टर से 1 ज्यादा है, यानी 3r माइनस 2 प्लस 1। आप देखो यहाँ 7 है तो अगला 8 है। इसके बाद वाला जो फैक्टर होगा दैट वुड बी 3r माइनस 2 प्लस 2। सो दैट विल बी सेम एज 3r minus 2 into 3r minus 1 into 3r। ये rth टर्म हो गया इस पूरी सीक्वेंस का। दिस विल बी सेम एज 3r इंटू, पहले दो फैक्टर्स को बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9r स्क्वायर माइनस 9r प्लस 2, which will simplify to 27r cube माइनस 27r स्क्वायर प्लस 6r। ठीक है, ये जो हमारी गिवन सीक्वेंस थी इसका आरएच टर्म आ गया। देखो आरएच टर्म कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक यूज करना होता है। अब उस लॉजिक में एपी या जीपी का इस्तेमाल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इवेंचुअली इट इज द लॉजिक। यू हैव टू लुक एट द कनेक्शन, टर्म्स में क्या कनेक्शन बैठ रहा है आपस में। हर टर्म जो है वो 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है। पहला फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर से 1 कम है, और सेकेंड फैक्टर जो है वो थर्ड फैक्टर से 1 कम है। अगर हमें इस सीक्वेंस का आरएच टर्म पकड़ना है तो हम क्या करते हैं कि पहला टर्म जो है 1 4 7 10 जो एपी बना रहा था, हमने उसका आरएच टर्म देख लिया 3r माइनस 2। और वो जो 3r माइनस 2 है वो हमारे इस सीरीज के आरएच टर्म का पहला फैक्टर है 3r माइनस 2। बाकी फैक्टर जो है वो अपने आप जनरेट हो जाएंगे आर के टर्म्स में, और आपको जनरल टर्म ये पता चल गया इस सीरीज का। नाउ द सम ऑफ एन टर्म्स विल बी इक्वल टू सिग्मा टी आर। सिग्मा टी आर मतलब हो गया सिग्मा 27r क्यूब माइनस 27r स्क्वायर प्लस 6r। अच्छा, सिग्मा को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, तो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 27 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब, प्रॉपर्टीज का याद रखिएगा, माइनस 27 टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स सिग्मा आर, विच इज सेम एज 27 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू हो जाती है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 27 सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा आर की वैल्यू n प्लस 1 बाई 2। अच्छा, आप चाहें तो इस पूरे में से n प्लस 1 बाई 2 कॉमन भी ले सकते हैं। इनफैक्ट n प्लस 1 बाई 6 कॉमन ले लीजिए, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 6 दिख रहा है ना, तो आप चाहें तो n प्लस 1 बाई 6 कॉमन ले लीजिए, या चाहो तो बच्चों छोड़ दो यहीं पे, मतलब वाई टू, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़े डिजायरेबल फॉर्म में लाने के लिए। मतलब ये इसको ऐसा लिख सकते हो आप 27/4 इंटू एन स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 27 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 9/2 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1। आप चाहें तो आंसर यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब हो सकता है ऑप्शन में एग्जामिनर ने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया हो पूरे को, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, बट इवेंचुअली द कंसेप्ट शुड बी क्लियर, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये बात सब लोग देख लो, अगर समझ में आ गया है तो टाइप यस, कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब ये जो गिवन सीरीज थी ये ना तो एपी थी ना जीपी थी ना एजीपी थी। अगर समझ में आ गया है तो टाइप यस, सर सिंपल है। हाँ बेटा। सर ये अपन ने जब यहाँ पर लिखा है 3r माइनस 2 3r माइनस 2 प्लस 1, अपन ने सर लेफ्ट हैंड साइड में हाँ tr, हाँ हाँ, यहाँ पे हाँ। तो सर ये तो सो ऑन आगे तक जाते ही रहेगा ना। नहीं, आगे तक बेटा नहीं, देखो आप ये समझो कि हम इस सीरीज का पहला टर्म अगर देखें तो पहले टर्म में 3 फैक्टर्स हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। सेकेंड टर्म में भी 3 फैक्टर्स हैं, थर्ड टर्म में भी 3 फैक्टर्स हैं। तो जो आर टर्म होगा उसमें 3 ही फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर जो है वो है 3r-2। अगला फैक्टर जो है वो पहले वाले फैक्टर से एक ज्यादा होता है, अगर 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है। तो अगर यहाँ 3r-2 है तो यहाँ 3r-2 प्लस 1 होना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो है वो दूसरे वाले फैक्टर से एक ज्यादा है, मतलब 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 8 के बाद 9। तो यहाँ पे 3r-2 प्लस 2 हो जाएगा। बस 3 ही फैक्टर्स आपको लिखने हैं, क्योंकि आर टर्म जो है वो 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए।
और बच्चों कोई डाउट किसी को समझ में आया बेटा? अभी भी कोई डाउट है बोलो। आप जो आर टर्म लिख रहे हो वो इस सीरीज का लिख रहे हो, ये जो सीरीज दी है ये पहला टर्म इस सीरीज का, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड सो ऑन। हम इस सीरीज का आर टर्म लिख रहे हैं। जो भी सीरीज का एडिशन आपको चाहिए होता है उस सीरीज का आर टर्म लिखिए और फिर सिग्मा नोटेशन लगा दीजिए। ये दो स्टेप्स यूज करने होते हैं। चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है आपके सामने। इवेलुएट 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस वन प्लस 3 इंटू एन माइनस टू अप टू एन इंटू वन। ऑब्जर्व दिस पैटर्न केयरफुली, इसको बहुत ध्यान से देखते जाइए सीरीज को। मैं इस सीरीज का आर टर्म लिखना चाहता हूं, टी आर। पहला टर्म है आपका 1 इंटू एन, सेकेंड टर्म है 2 इंटू एन माइनस टू, थर्ड टर्म है 3 इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज चल रही है और मुझे इसका आर टर्म लिखना है। तो पहली चीज मुझे ये पकड़ में आती है कि जो टी आर होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ये तो मुझे दिख रहा है कि जो आर टर्म आता है ये एन टर्म है, तो जो बीच में आर टर्म आया होगा वो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। अब पहले वाले फैक्टर को देखिए। पहले वाला फैक्टर बच्चों चल रहा है फर्स्ट फैक्टर, पहले टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3। तो जो पहला फैक्टर है हर टर्म का अलग अलग, वो इस ये पैटर्न पे चल रहा है। तो जो हमारा आर टर्म होगा उसमें जो पहला फैक्टर होगा आर टर्म में फर्स्ट फैक्टर, आर के बराबर आएगा भाई। पहले टर्म में पहला फैक्टर 1 है, सेकेंड टर्म में पहला फैक्टर 2 है, थर्ड टर्म में पहला फैक्टर 3 है, तो आर टर्म में पहला फैक्टर आर होगा। ठीक है, अब चलते हैं दो, अब जनरल टर्म देखते हैं इस सीक्वेंस का, टी आर ऑफ द गिवन सीक्वेंस। टी आर ऑफ द गिवन सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस का आर टर्म देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, टी आर इज इक्वल टू दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, पहला फैक्टर में देखा था आर होगा। अब आपको यह ऑब्जर्व करना है बच्चों कि पहले फैक्टर और दूसरे फैक्टर में क्या कनेक्शन है ना? नाउ लुक एट दिस कनेक्शन केयरफुली। पहले टर्म में अगर यहां 1 है तो यहां पे इट इज n माइनस जीरो, है ना? मैं सेकेंड फैक्टर अगर देखूं तो मुझे जो पैटर्न समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले टर्म में सेकेंड फैक्टर इज n माइनस जीरो, सेकेंड टर्म में सेकेंड फैक्टर इज n माइनस वन। ये पहले टर्म की पोजीशन है, ये दूसरे टर्म में हो रहा है ना? आप देख रहे हो यहाँ पे n माइनस वन है। फिर थर्ड टर्म में इट इज n माइनस टू, फोर्थ टर्म में शुड बी n माइनस थ्री। तो आर टर्म में क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू n माइनस आर माइनस वन। भाई यहाँ पे r है तो आप n में से r माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर यहाँ 3 है तो आपने n में से 2 सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ 2 है तो आपने n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया एंड सो ऑन। देयरफॉर r term becomes r into n plus 1 minus r, which is same as n plus 1 into r minus r square. ये इस सीक्वेंस का r टर्म हुआ। Therefore, sum of n terms will be equal to sigma tr। r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे r को n रखोगे तो सेकेंड फैक्टर 1 बन जाएगा, n माइनस वन, and this will be same as sigma n plus 1 into r माइनस आर स्क्वायर। सिग्मा को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं।
ये जो बच्चों n+1 लिखा है ये तो इस r पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, वेरिएबल क्या है r, सिग्मा में वैल्यू किसकी चेंज होगी, r की वैल्यू चेंज होगी। तो ये जो n+1 है ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर बुला सकते हो सिग्मा से यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये बच जाएगा। अब दोनों के लिए वी हैव द डायरेक्ट फॉर्मूला, सिग्मा r की जगह आप लिख सकते हो nn+1/2 माइनस सिग्मा r स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं n+1 2n+1 अपॉन 6। नाउ दैट वुड बी सेम एज, इस पूरे में से अब आप चाहें तो n+1 अपॉन 6 कॉमन ले लीजिए। मैं बच्चों सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कॉमन ले लेता हूँ, उससे अंदर फ्रैक्शंस वगैरह नहीं बनते। फिर आपके पास बचेगा, पहले टर्म में से आपने n+1/6 कॉमन लिया तो एक 3 एक्स्ट्रा इंटू n+1 माइनस यहां से आपने n+1/6 कॉमन लिया तो 2n+1, so that would be same as n+1 n+2 upon 6। So this is how we calculate the sum of this particular series। कॉमन सेंस मतलब इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूलाबाजी नहीं है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है, पैटर्न ढूंढना पड़ता है, कनेक्शन देखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करते करते आप पैटर्न तेजी से आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी पैटर्न देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का सम बताना है n टर्म्स तक कितना होगा। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो चलो शुरू करें। आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो। देखो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में है 1 क्यूब, सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर में है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म में न्यूमरेटर में है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, फोर्थ टर्म में न्यूमरेटर में आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो यदि हम न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर ऑफ द rth टर्म, this must be equal to 1 क्यूब plus 2 क्यूब plus 3 क्यूब up to r क्यूब, यानी दिस इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स, पहले r नेचुरल नंबर्स की क्यूब्स का सम। और इसका बच्चों हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है r+1/2 का होल स्क्वायर। n के टर्म में मत लिख देना, ये r क्यूब तक जा रहा है ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू r क्यूब, तो ये r+1/2 होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा अब डिनोमिनेटर पे चलिए, पहले टर्म में डिनोमिनेटर है 1, सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर है 1+3, थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर है 1+3+5। तो यदि हम डिनोमिनेटर चेक करें, डिनोमिनेटर ऑफ द rth टर्म will be equal to 1 plus 3 plus 5 and so on up to r terms। क्योंकि पहले टर्म में ये वन सीरीज वन एक ही टर्म है इसमें फर्स्ट टर्म के अंदर, सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में 2 क्वांटिटीज है 1 and 3, थर्ड टर्म में 3 क्वांटिटीज है, तो आर टर्म में कितनी होंगी, r क्वांटिटीज होंगी। नाउ दिस इज एन एपी ऑफ r टर्म्स, ये r टर्म्स की एपी हो गई विद कॉमन डिफरेंस 1, तो उसका सम हो जाएगा r/2 2 times the first term plus r-1 into common difference, and this will simplify to r/2 2 plus 2r-2। ये दोनों कैंसिल हो गए, सॉरी ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यू गेट r स्क्वायर। सो द डिनोमिनेटर जो है उस, ये जो डिनोमिनेटर में चल रहा है उसमें r टर्म में डिनोमिनेटर आएगा r स्क्वायर। आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर क्या है 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर 1+3 यानी 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर 1+3+5 यानी 9 यानी 3 स्क्वायर। तो आर टर्म का जो डिनोमिनेटर है दैट वुड बी r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? एंड नाउ द r टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, tr की वैल्यू इसके बराबर आ गई, एंड देयरफॉर sum of first n terms will be equal to sigma tr, r goes from 1 to n।
which is equal to 1/4 sigma r square plus 2r plus 1, 1/4 sigma r square 1/2 sigma r plus 1/4 इंटू सिग्मा 1। आर की वैल्यू 1 से n तक है, मैं लिख नहीं रहा उसको बार बार। पहले वाले में बच्चों आ जाएगा 1/4 सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस दूसरे में हो गई n+1 अपॉन 2 और एक 2 पहले से 4। सिग्मा 1 की वैल्यू ध्यान रखिएगा, सिग्मा k की वैल्यू होती है n इंटू के, सिग्मा k की वैल्यू n इंटू के, तो दिस विल बी दिस प्लस 1/4 इंटू n। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहो तो इस पूरे में से जैसा कि आंसर जिस फॉर्मेट में लिखा है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/4 कॉमन निकाल लो, सब में से 1/4 कॉमन, तो आपके पास बचेगा n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे बचेगा n+1, मतलब इसको n² प्लस n लिख देते हैं, प्लस लास्ट में आपके पास बचेगा n। ठीक है। नाउ यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट 1/4 n+1 2n+1 प्लस 6 इंटू n+2 अपॉन 6। ठीक है, तो चाहो तो यहीं छोड़ दो, चाहो तो थोड़ा सा और इस फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेना, विल गेट द आंसर जो भी आता है। ठीक है, आंसर की चिंता मत करो, मतलब ये इस फॉर्म में आ गया आपका, बस आज जॉब इज डन। थोड़ा सा चाहो सिंप्लीफाई करना तो कर लो, मतलब व्हाट यू कैन डू इज, आपको ऊपर में -1 अलग से चाहिए ना, तो एक काम और कर देते हैं, इसमें +6 कर दो, -1 अलग कर दो। अभी 6/6 1 मैंने ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बचे हुए पार्ट में बेटा कॉमन ले लेना शुरू कर दो चीजों को, n कॉमन आ जाएगा, है ना, n कॉमन ले लेना, सिंप्लीफाई करना, विल गेट द आंसर, मतलब कंप्लीट कर लो, कंसेप्ट तो खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन का, थोड़ा सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेन फंड आप देख रहे हो ना किस तरह से हम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं, लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 क्यूब, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 क्यूब -2 क्यूब +3 क्यूब -4 क्यूब +5 क्यूब -6 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 9 क्यूब तक जाना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब अप टू 9 क्यूब -2 टाइम्स 2 क्यूब +4 क्यूब 8 क्यूब। बच्चों ये ध्यान से देखो स्टेप, एक्चुअली क्या है, 2 क्यूब आपको माइनस में चाहिए, हमने इस सीरीज में 2 क्यूब को एडिशन में ले लिया है, और 2 क्यूब तो मुझे माइनस में चाहिए था ना, तो -2 टाइम्स 2 क्यूब इधर कर रखा है। फिर इस वाली लेफ्ट वाली सीरीज में 4 क्यूब एडिशन में आएगा, यहां से -2 टाइम्स 4 क्यूब कर दिया, तो उससे 4 क्यूब सब्ट्रैक्शन में बना रहेगा। नाउ दिस विल बी सेम एज सिग्मा आर क्यूब, आर गोज फ्रॉम 1 to 9 -2 टाइम्स। अच्छा बच्चों, इस पूरे में से आप चाहें तो 2 क्यूब कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 1 क्यूब +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब, which is same as sigma r cube, r from 1 to 9 -2 times sigma, sorry, 2 into 8 times 2 की पावर 4 times सिग्मा r क्यूब, r की वैल्यू फिर 1 से लेके 4 तक। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सिग्मा r क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पे n नहीं रखना, r की वैल्यू 1 से 9 तक है,
तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू 9 रखेंगे, -16 टाइम्स फिर से सिग्मा आर क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रखोगे 4, क्योंकि ये 1 से लेके 4 तक है। यहाँ पे r की वैल्यू 9 डाल दीजिए, 9 इंटू 10/2 का होल स्क्वायर -16 टाइम्स, यहाँ n की जगह 4 डाल दीजिए, 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। So that will be 45 square minus 16 times 20 square. 20 भी नहीं, सॉरी 10 स्क्वायर, ये 2 हो गया ना, तो 10 बचेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वैसे 45 स्क्वायर की वैल्यू तो हमको नहीं याद होगी, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। 45 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 10 स्क्वायर को बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो ना, 40 स्क्वायर। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। इसको लिख लो 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो ये 40 स्क्वायर हो गया। तो 45 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर विच इज 45 माइनस 40, 45 प्लस 40, यानी कि 5 इंटू 85, 5 5 is 25, 5 8 is 40, 425, and that is your answer. मेन ट्रिक जो थी वो यही थी कि आपको किस तरह से सीरीज को, देखो ध्यान रखना सिग्मा जो होता है वो कंटिन्यूअस टर्म्स के लिए होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, 1 से शुरू होकर n तक जाना चाहिए। सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कुछ टर्म्स नेगेटिव है तो ये ध्यान से देखिए किस तरह से हमने उनको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द सीरीज 1, फिर है 1 प्लस 2, फिर है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स। ये बच्चों पहला टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। तो आपको बताना है इस सीरीज के n टर्म्स तक का सम किसके बराबर होगा। आंसर हमारे पास है ना, शुरू करते हैं। लेट्स ऑब्जर्व द rth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। जो सीक्वेंस दिया उसका rth टर्म के बारे में सोचो। पहले टर्म में बच्चों सीरीज में एक ही टर्म है 1, अगली सेकेंड टर्म में 2 है 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में 3 है 1 प्लस 2 प्लस 3, फोर्थ टर्म में 4 होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो rth टर्म में कितने होंगे, r होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू r। अच्छा, अब ये पहले r नेचुरल नंबर्स का सम होता है r, r प्लस 1/2, ये आपका rth टर्म आ गया। सो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स विल बी सिग्मा tr, r goes from 1 to n, which is 1/2 sigma r, r plus 1, r 1 से n। सिग्मा को एडिशन में स्प्लिट कर सकते हो। सो एस एन विल बी 1/2 सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये 12 हो जाएगा, प्लस सिग्मा आर की वैल्यू n, n प्लस 1 अपॉन 2, और एक 2 पहले से था 4। इस पूरे में से बच्चों हम n, n प्लस 1 तो कॉमन न्यूमरेटर से ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर से मैं हमेशा बोलता हूँ 12 कॉमन लो, सबसे बड़ा फैक्टर। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1/4, तो यहाँ 3 बचा होगा। ये हो गया 2n प्लस 4। अब इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो, नीचे कैंसिल कर देंगे, n, n प्लस 1, n प्लस 2 अपॉन 6, दैट इज द आंसर। अच्छे से देख लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है तो टाइप यस। हम लोग 5 क्वेश्चंस देख चुके, किसी पुराने क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। आइडिया अब लग जाना चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए, थोड़ा सा पैटर्न चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना है।
मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि अंधाधुंध फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, और आसान भी है, मतलब दीज काइंड ऑफ सीरीज आर वेरी इजी। पैटर्न पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। चलिए लेट्स लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है बच्चों, यू टू फाइंड r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी r स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर माइनस r। अब ये दिक्कत है क्योंकि सिग्मा को आप मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट नहीं कर सकते, तो अब इसको कैसे डील करें। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, r जो है पावर में, आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं वो सिग्मा r की पावर 1 के लिए है, आर स्क्वायर के लिए है, आर क्यूब के लिए है, लेकिन यहाँ पे ये आर जो है 2 की पावर में है, इसका तो बच्चों कोई फॉर्मूला है नहीं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, सिग्मा ए टू द पावर आर, यदि आर पावर में आ जाए, डिनोट्स अ जीपी। इसमें जबरदस्ती सिग्मा आर वाले फॉर्मूलाज मत लगा देने। अगर आर पावर में आ जाए किसी नंबर की, कांस्टेंट नंबर की पावर में आर हो, तो ये जीपी डिनोट करता है। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं बाय पुटिंग आर इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू एन। आप देखो आर को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा ए, फिर आर को 2 रखोगे तो ए स्क्वायर, ए क्यूब। तो इसमें सिग्मा नोटेशन दिख तो रहा है क्वेश्चन में, लेकिन सिग्मा नोटेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, वैसे भी ध्यान रखो सिग्मा नोटेशन तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। यदि इस कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर आर आर स्क्वायर आर क्यूब लिखा है तब तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यदि एक्सपोनेंट में कुछ आ गया तो समझ जाइएगा वो जीपी होगी। ठीक है, तो चलो अब लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन नाउ। अब चूंकि मुझे दिख गया है कि जो आर है वो पावर में आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज जो है ये सिग्मा नोटेशन से नहीं सॉल्व होगी, ये जीपी के फंडे से सॉल्व होगी। और इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको इस सीरीज को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। सीरीज को एक्सपैंड करके आर की वैल्यू रखना शुरू करो। पुट आर इक्वल टू 1 कितना आएगा, 1 स्क्वायर और अपॉन में 2, फिर आएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, फिर आएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, 4 स्क्वायर 2 की पावर 4, and so on up to infinity. Now if you look at this particular series, इस सीरीज को हम दो टुकड़ों में सोच सकते हैं। एक तो S1, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। और एक और सीरीज आप देख सकते हो इसके अंदर 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज अ जीपी। हालांकि ये वाली सीरीज एपी नहीं है, ये एजीपी नहीं है, लेकिन उसी टाइप की सीरीज है। हमने देखा वो इस तरह की सीरीज को कैसे हैंडल करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, इस सीरीज को कैपिटल एस मान लीजिए, जो पिछली बार सीखा था वो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इस सीरीज को कैपिटल एस मान लो। अब जीपी का जो कॉमन रेशियो वाला फैक्टर था 1/2, 1/2, तो 1/2 से दो तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो। चूंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो आपको कहां तक जाना है इसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। S/2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर/2 में तो कुछ सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो 1/2 प्लस, यहां से आपका अब सब्ट्रैक्शन शुरू होगा। तो बच्चों देखो डिनोमिनेटर में तो आएगा 2 स्क्वायर, न्यूमेटर में कितना आएगा 4, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 3, फिर आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर up to infinity. Now what I do is
s/2 इज इक्वल टू s डैश, है ना। s/2 की वैल्यू s डैश हो गई, वेयर s डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 स्क्वायर। अच्छा बच्चों, मैंने इस 1/2 को भी सीरीज में इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि आप देखो ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। न्यूमरेटर में 1 3 5 7, डिनोमिनेटर में 2 2 स्क्वायर, तो उसी पैटर्न में, तो इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया। 5/2 क्यूब, 7/2 की पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब मुझे एस डैश को अलग से कैलकुलेट करना होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। तो चलिए हम इस वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एस डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना। एस डैश की वैल्यू हमको चाहिए, और फिर यहाँ पे एस डैश की वैल्यू रख के हमको एस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट एस डैश नाउ। अब एस डैश में फिर से आप देखो, ये एजीपी है। न्यूमरेटर में 1 3 5 7 चल रहा है, डिनोमिनेटर में 2 2 स्क्वायर जीपी बन रही है। कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी होगा 1/2। एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अप टू इंफिनिटी। फिर से सब्ट्रैक्ट, एस डैश बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहां से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। 3 माइनस 1 2/2 स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3 2/2 क्यूब, 2/2 की पावर 4, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। So s dash by 2 is equal to 1/2 plus. Now this series is an infinite GP whose first term is 2/4, यानी 1/2, 2/4 1/2, a upon 1 minus r, r मतलब common ratio, so which is 1/2 plus ये बच्चों 1/2 upon 1/2 is 1, so you get 3/2. अब ये जो 3/2 आई किसकी वैल्यू है, s dash by 2 की, so therefore the value of s dash becomes 3, and as a result s becomes, s dash की वैल्यू 3 है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 बाय इक्वेशन नंबर 1, एंड दैट इज योर आंसर। तो ये जो हमको सीरीज गिवन थी ऊपर, इस सीरीज का सम होगा 6। ये देखने में सिग्मा नोटेशन था, लेकिन चूंकि एक्सपोनेंट में आर है, वेरिएबल जो है वो पावर में है, तो समझ जाइए कि वेरिएबल यदि पावर में आ जाए तो फिर या तो जीपी होगी या एजीपी टाइप में कन्वर्टेबल होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया हो तो जल्दी से बच्चों यस टाइप कर दो, पता भी चल जाएगा कौन कौन क्लास में बैठे हुए हैं अभी भी। अगर समझ में आ गया हो तो टाइप यस। स्टिल वेटिंग फॉर 1 और 2 रिस्पॉन्सेज। एक दो बच्चों के रिस्पॉन्स आए नहीं है, जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आ गया है तो बोलो, नहीं तो कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से। ये पिछली बार वाला ही है, एजीपी का क्वेश्चन है एक्चुअली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन है 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब एंड सो ऑन। तो वापस से बच्चों हम इस सीरीज को कैपिटल एस मानते हैं। इस तरह से आपको इन्फिनिटी तक ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, अगेन यू कैन सी कि ये सीरीज में मुझे एक जीपी टाइप की चीज दिख रही है 1/19। मैं इस सीरीज को फिर से दो पार्ट में सोच सकता हूँ। एक चल रहा है 333, 333,
3 3 3 एंड सो ऑन। न्यूमरेटर में तो ये चल रहा है, और एक आपको और फैक्टर दिख रहा होगा 1/19, 1/19 स्क्वायर, 1/19 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जो पार्ट है ये जीपी है, ऊपर एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, दिस सीरीज इज नॉट एन एजीपी, लेकिन दिस इज कन्वर्टिबल टू एजीपी, ये एजीपी में कन्वर्टिबल होगी। देखते हैं आपको क्या करना होता है। कॉमन रेशियो वाले फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक एक टर्म को राइट पे शिफ्ट करके लिख दीजिए। 3/19 स्क्वायर, 33/19 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। s माइनस s/19 इज इक्वल टू 3/19, तो ऐसे ही छोड़ दो, प्लस, अब बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 33 माइनस 3, 333 माइनस 33, अप टू इंफिनिटी, है ना। ये सीरीज जा रही है। नाउ लुक एट दिस सीरीज केयरफुली। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस सीरीज को ध्यान से देखिए। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 18s/19, 3/19 प्लस। इस सीरीज को बच्चों ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा ये जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म है 13/19 स्क्वायर, ए अपॉन 1 माइनस, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक है, कॉमन रेशियो। नाउ बी केयरफुल, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी? इट इज नॉट 1/19, इट इज नॉट 1/19। सोच के बताइए क्या होगी। ये जो इनफाइनाइट जीपी चल रही है इसका कॉमन रेशियो क्या है? आपको दिखेगा कॉमन रेशियो इज 10/19. 10/19। दिस इज 10/19, which is same as 3/19 minus 30/19 upon 19 minus 10, which is 3/19 minus 30 upon 19 into 9, 3 10s are 3 3s are। अब बच्चों एलसीएम ले लो राइट साइड पे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 19 into 3 57, 3 3s are 9 minus 10। सर 1/19 कॉमन निकाल के 19 दोनों साइड कैंसिल हो जाता है। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस एक बार कैलकुलेशन देख लिया, नेगेटिव क्यों आ रहा है। This was 9/19. Three threes are 3 10s are 57। तो ये मतलब नेगेटिव आना नहीं चाहिए। जस्ट वेट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, मैं चेक कर लूं क्या गड़बड़ हो रही है। सर मैं 3 - 19 माइनस लगा दिया, प्लस आना चाहिए कहाँ पे? सर इधर। अच्छा यहाँ हाँ सर। प्लस, अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ बच्चों ठीक है, तो दिस विल बी 9 + 10 अपॉन 57, which is same as 19 upon 57, which is 1/3। तो ये जो 1/3 है ये आंसर नहीं है आपका, ये तो 18s/19 की वैल्यू आई। 18s/19 की वैल्यू आती है 1/3। तो therefore the value of s becomes 19/54। This is your answer। तो बेसिक चीज बच्चों क्या है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कंपटीशन की अगर हम बात करें तो सिग्मा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे एपी या जीपी के ऊपर। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मिलते हैं आपको सिग्मा नोटेशंस पर। फिर चौथे नंबर पे आपको मिलेंगे शायद मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस पर, जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद।
एजीपी पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, जरूरी नहीं क्वेश्चन सीधा एजीपी का हो सकता है सीरीज एजीपी में कन्वर्टिबल हो। ठीक है, तो आई अज्यूम कि यहाँ तक का सब चीजें क्लियर हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे, एक नया मेथड सीखते हैं, मजेदार मेथड सीखते हैं, एंड दैट इज मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, है ना, मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस ये सीखते हैं। सबसे पहला सवाल उठेगा कि भाई मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस को यूज कहाँ पे करना है, कैसे पहचाने कि मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस लगेगा, क्योंकि देखो एपी जीपी हुई तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना आप। अगर एपी जीपी नहीं और जीपी टाइप का कोई फैक्टर दिख रहा हो तो फिर वो एजीपी वाला मेथड लगाएंगे, आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म राइट शिफ्ट करा सबट्रैक्ट करा। अगर कॉमन रेशियो वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है तो आप आर एक टर्म लिख लीजिए और फिर उस पर सिग्मा लगा दीजिए, वो भी एक तरीका हम सीख चुके हैं। ये मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कब यूज करोगे आप, तो इट इज टू बी यूज्ड व्हेन द सीरीज is not AP, GP, AGP या TR is not visible। आप आर टर्म नहीं लिख पा रहे हो, पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा आपको। जैसे देखो ये सीरीज लिखी है आपके नीचे एक एग्जांपल में लिखा है 6, 13, 22, 33। अगर आप इसका आर टर्म लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको आर टर्म समझ ही नहीं आएगा क्या लिखो। पहले टर्म में 6 दिया हुआ है, सेकंड टर्म में 13 है, फिर 22 है, फिर 33 है, तो आर टर्म का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। तो एक तो ये हिंट मिल जाता है यहां से कि आपको ये मेथड यूज करना है। दूसरा हिंट होता है कि द डिफरेंस ऑफ द टर्म्स, द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर्म एन एपी और जीपी। सीरीज एपी जीपी नहीं बनाएगी, लेकिन जो डिफरेंस आप देखते हैं ना, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं एपी में, यहाँ पे वो डिफरेंस कॉमन तो नहीं होगा, लेकिन वो डिफरेंस खुद एपी या जीपी में होगा। जैसे इस सीरीज को देखिए, इन दोनों का डिफरेंस आता है 7, 9, 11, दिख रहा है एपी बन रही है, डिफरेंस जो है वो एपी में, टर्म्स का डिफरेंस एपी में। तो ये एक और तरीका होता है पहचानने का कि इसमें ये मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस आपको लगाना है। तो ये तो बात हो गई खैर आइडेंटिफिकेशन की, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेथड यूज होगा। अब असली काम की चीज, कि ये मेथड यूज होगा कैसे, हाउ डू वी यूज द मेथड। ये तो हो गया व्हेन, अब है हाउ, है ना, कैसे यूज करें इस मेथड को। तो बच्चों देखो यूज करने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों मैं एक बार एप्लीकेशन रिस्टार्ट कर लूं जल्दी से। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, तो चलो गाइस, तो ये तो हो गया सवाल कि भाई कैसे पहचाने कि ये सीरीज यूज होगी। तो पहचानने के दो तरीके होंगे। एक तो पहला मेथड तो आपकी मजबूरी है, मजबूरी मतलब एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, कॉमन रेशियो वाला फैक्टर नहीं दिख रहा जिससे मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करा जाए, और आर एट टर्म भी आपसे नहीं लिखा जा रहा, तो ये तो मजबूरी हो गई। दूसरा है कि मजबूरी नहीं है, आपको पैटर्न पकड़ में आ गया है कि यार ये डिफरेंस जो है ये एपी में है या डिफरेंस जीपी में है, तो फिर ये मेथड यूज करते हैं। अब ये मेथड यूज करते कैसे, इसकी फिलोसफी क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल को डिटेल में समझा दूंगा। द जनरल आइडिया इज, स्टेप वन, find the general term TR by subtracting and shifting one term towards right। ये वैसा ही जैसे अभी हम एजीपी में कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही तरीका है, वन टर्म टुवर्ड्स राइट। लेकिन एजीपी में क्या होता है, ऐसा करने से आपको एजीपी का सम पता चलता है, यहाँ पे सम नहीं पता चल पाएगा, यहाँ पे आपको आर एट टर्म पता चल जाएगा उस मेथड से। स्टेप टू,
सम इज इक्वल टू सिग्मा टी आर और सम विल बी इक्वल टू जीपी और एजीपी। भाई सिग्मा टी आर का फॉर्मूला तो तब लगाना जब आर में पॉलिनोमियल आए, यदि आर पावर में आ जाए तो फिर जीपी या एजीपी वाला मेथड से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल में डिटेल में कि ये दोनों स्टेप्स कैसे यूज हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस लगेगा, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो एपी में दिख रहा है मुझे। इसके अलावा ये एपी नहीं है सीरीज खुद, ना जीपी है, ना आप इसका आर टर्म लिख सकते हो पैटर्न देख के। भाई पहला टर्म 6 है, दूसरा 13 है, तीसरा 22 है, चौथा 33 है, तो आप आर टर्म भी नहीं लिख पाओगे इसमें। तो अब देखो कैसे मेथड को यूज करना है। इस पूरी सीरीज को कैपिटल एस मान लीजिए, जो भी सीरीज दी हो ना उसको कैपिटल एस मान लो, एंड सो ऑन अप टू ये एन टर्म टीएन तक गई है ना, एन टर्म तक आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब कॉमन रेशियो वाला चीज तो दिख ही नहीं रही थी आपको इसमें कि उससे मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करें, तो चूंकि कॉमन रेशियो दिख नहीं रहा था तो आप सीधे एक एक टर्म राइट पे शिफ्ट कर दीजिए। और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमन रेशियो है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा आपको कॉमन रेशियो फैक्टर, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका पहला स्टेप है। फाइंड द जनरल टर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग एंड शिफ्टिंग वन टर्म टुवर्ड्स राइट। 0 इज इक्वल टू 6 प्लस, अब आप देखोगे यहां से एक्चुअल सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। 13 माइनस 6 इज 7, 22 माइनस 13 9 प्लस 11 एंड सो ऑन। ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस बच्चों इस वाले मार्कर के राइट से शुरू होगा और इस मार्कर के लेफ्ट तक चलेगा। तो यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे, दे विल बी n-1 टर्म्स। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आएगा दिस विल बी n-1 टर्म्स। अच्छा, चूंकि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो यहाँ माइनस टीएन आया होगा, देयरफॉर टीएन को लेफ्ट पे भेज दो। टीएन इज इक्वल टू लेफ्ट पे भेज दिया 6 प्लस। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, दिस इज एन एपी ऑफ n-1 टर्म्स। 7 9 11 ये एक एपी बन गई n-1 टर्म्स की। इस एपी का सम होगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म n-2, ध्यान रखना n-2 करना, n-1 मत कर देना। नंबर ऑफ टर्म्स आर n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस 2, 6 प्लस n-1 by 2 इनटू ये बच्चों आएगा 2n प्लस 10। So therefore you get Tn is equal to 6 plus n-1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, n plus 5, which is n square plus 4n plus 1। ये बच्चों इस सीरीज का जो आया था दिस वाज द nth टर्म। आप वेरीफाई कर लो, बस जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस क्वेश्चन में 2 बार वेरीफाई करा करो। यहाँ पे आप वेरीफाई करिए इसको, वेरीफाई फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, क्योंकि अगर यहां तक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो पकड़ में आ जाएगी। वेरिफिकेशन से अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा या आपने गलत कर दिया होगा तो पता चल जाएगा, इस नहीं तो आगे की मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। यहाँ वेरीफाई कर लो, कैसे वेरीफाई करेंगे देखते हैं। n की वैल्यू 1 डाल के देखिए, आपको पहला टर्म मिलना चाहिए, इसमें n को 1 डाल दो। 1 प्लस 4 प्लस 1 6, सीरीज का पहला टर्म 6, ये तो ठीक है। अब आप n को 2 डाल दीजिए, n को 2 रखने पे आपको मिलेगा 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, सेकेंड टर्म 13 है, ये भी ठीक है। और अब एक n को 3 रख के और वेरीफाई कर लेते हैं। n को 3 रखने पे थर्ड टर्म मिलना चाहिए, n को 3 रखेंगे तो 9 प्लस 12 21 प्लस 1 22। तो बच्चों ये भी ठीक है, इसका मतलब ये जो सीरीज आपको गिवन थी इस सीरीज का nth टर्म इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है। अब ये चीज आप गेस नहीं कर सकते, इनको देख के नहीं गेस कर सकते थे कि यार ये n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 चल रहा है, यू कैनॉट गेस दिस,
इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। गेस कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली गेस होता नहीं है, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा इसको। अब एक बार nth टर्म आ गया तब तो काम खत्म। सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू सिग्मा tr, r goes from 1 to n, 1 से n। अच्छा, यदि बच्चों tn की वैल्यू इसके बराबर है तो tr की वैल्यू किसके बराबर होगी? r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। r की जगह n रख दो। tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो tr विल बी r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। नाउ दिस इज सेम एज सिग्मा r स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। सिग्मा r स्क्वायर का वैल्यू पता ही है आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, प्लस सिग्मा r की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा r की वैल्यू होती है 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2। और फिर सिग्मा 1, सिग्मा k की वैल्यू होती है n इंटू k, 1 मत लिख देना यहाँ पे, दिस विल बी 1 इंटू n, एंड दिस इज योर आंसर। आप चाहें थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो n/6 कॉमन लेकर, n/6 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, तो आपके पास बच जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, पहले 2 से, फिर यहाँ से आपने 6 कॉमन लिया तो गेट 12 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ अगेन, नॉर्मली जब आप n के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं फिर से रिकमेंड करता हूं कि यहाँ पे एक बार और वेरीफाई कर लीजिए, सेकेंड वेरिफिकेशन। एक तो हमने nth टर्म पे वेरिफिकेशन करा कि हमारा nth टर्म तो ठीक आया, क्योंकि इसका सिग्मा करना ही है मुझे, अगर ये गलत हो गया तो इसका सिग्मा पक्का गलत आएगा, तो ये पहला वेरिफिकेशन। अब सेकंड वेरिफिकेशन ये देखने के लिए कि भाई हमारा फाइनल आंसर सही आया नहीं आया। तो यदि ये बच्चों Sn की वैल्यू है तो S1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? n को 1 डाल दो तो देखो कितना आ जाएगा, 1/6 2 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2, हमने n की जगह 1 डाल दिया है, प्लस 6। Now that will be 6 plus 6, 12, 12 plus 24, 36, 36 अपॉन 6, 6। और आपको मैंने बिल्कुल पहली क्लास में बताया था एपी के समय पे कि S1 T1 के बराबर ही होता है। तो S1 मतलब पहले टर्म तक का सम, पहले टर्म तक का सम देखो वाकई में 6 आ रहा है। वेरिफिकेशन हमेशा 3 वैल्यूज पे होना चाहिए। तो अब S2 भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। लेट्स फाइंड S2। S2 की वैल्यू देख लो कितनी आती है, दिस विल बी 2/6 3 इंटू 5 15 प्लस 12 इंटू n की जगह आपने 2 डाला है तो 3 प्लस 6, और दैट विल बी 1/3 टाइम्स 15 प्लस 36 51 प्लस 6 57 एंड दिस इज 19। अब ध्यान रखिएगा S2 मतलब पहले 2 टर्म्स तक का सम, S2 मींस पहले 2 टर्म्स का सम, विच इज T1 प्लस T2, और वाकई में T1 प्लस T2 की वैल्यू 19 आ भी रही है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। वैसे मैंने 2 ही करें, आपको 3 तक करना चाहिए, S3 भी करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है सही है। एग्जाम में आप लोग वेरीफाई कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, उससे पता चल जाता है ये आपने कोई एरर नहीं करी क्वेश्चन में। लेकिन मेथड बच्चों देख लो, मेथड फिर से समझ लो। आपने सीरीज को S माना, एक एक टर्म राइट शिफ्ट करा, सब्ट्रैक्ट करा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से सम की वैल्यू नहीं आ रही, S तो कैंसिल हो गया, आपको TN पता चल गया। एक बार TN पता चला तो सिग्मा नोटेशन से सीरीज का सम आ गया। तो 2 पुराने मेथड का कॉम्बिनेशन है ये। चलिए एक और करके देखते हैं। क्वेश्चन है 2 + 5 + 14 + 41 + 122 अप टू n टर्म्स। ठीक है, मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 9 27 81, और आप देख सकते हो ये जो डिफरेंस है दे आर इन जीपी, डिफरेंस जो है वो जीपी में आ रहा है। और डिफरेंस यदि एपी या जीपी में हो तो हमको ये मेथड यूज करना ही पड़ता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स फॉर्म्स एन एपी और जीपी, तो यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली। ठीक है, तो चलिए अब एक बार ये मेथड लगा के देखें।
इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। तो इसमें बच्चों क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस सीरीज को कैपिटल एस लिख लीजिए। 2 + 5 + 14 + 41 122 अप टू nth टर्म इज tn। फिर एक एक टर्म राइट शिफ्ट कर लो। +tn और फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। s - s हो गया 0, 2 + 5 में से 2 गया 3, 14 में से 5 गया 9, 27, 81 एंड सो ऑन। नाउ कीप इन माइंड यहां से यहां तक सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो देयर विल बी टोटल n - 1 टर्म्स। minus tn, therefore tn is equal to 2 +। अब बच्चों ये जो सीरीज है ये जीपी है, ब्रैकेट में जो सीरीज है ये जीपी हो गई। इस जीपी का पहला टर्म है a, r to the power r is 3, कॉमन रेशियो 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स n - 1, सो दैट इज सेम एज, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 to the power n -3, 3 को अंदर भेज दिया, +4/2 है ना। एलसीएम ले लिया बच्चों हमने, ये 3 - 1 को 2 लिखा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करा तो एलसीएम ले लिया। सो दैट इज सेम एज 1 + 3 to the power n/2। ये आपका nth टर्म आ गया। nth टर्म आने पर मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में वेरिफिकेशन, t1 n को 1 रखने पर 1 × 3 1 + 3 to the power 1/2 2। तो पहला टर्म वाकई में 2 दिया भी हुआ है आपको। सेकेंड टर्म t2 1 + 3² 2 विच इज 9 + 1 10/2 यानी 5। सेकेंड टर्म बच्चों 5 ही दी हुई है, ये भी करेक्ट है। थर्ड टर्म 1 + 3³ 27 + 1 28/2 is 14। थर्ड टर्म इज इनफैक्ट 14। तो ये आपने nth टर्म ठीक कैलकुलेट करा है फर्स्ट इक्वेशन से। अब यदि ये nth टर्म है तो rth टर्म क्या होगा, tr will be 1/2 plus 3 to the power r/2। Therefore, sum of n terms will be sigma tr। sigma tr मतलब summation of 1/2 plus 1/2 times summation 3 to the power r, which means, अब ध्यान रखिएगा ये सिग्मा के की वैल्यू होती है k इंटू n, n/2 प्लस 1/2 इंटू, मैंने आपसे कहा था यदि r एक्सपोनेंट में आ जाए, यदि r पावर में आ जाए तो वो जीपी या एजीपी बनती है। ऐसे सूरत में सीरीज को एक्सपैंड करके देख लो क्या बनता है। r की वैल्यू 1 रखो, लोअर लिमिट से शुरू करते हैं, 3 + 3² + 3³ एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, है ना। ध्यान रखिएगा r की वैल्यू 1 से n तक जा रही है तो कितने टर्म्स तक जाएगी सीरीज, n टर्म्स तक, which is same as Sn is equal to n/2 को ऐसे ही छोड़ते हैं प्लस 1/2। इस n टर्म्स की जीपी का सम बच्चों हो जाएगा a r to the power n -1/r-1। so that is same as n/2 plus 3/4 into 3 to the power n -1। now if you want, in fact you should do this verification, और इसके लिए बच्चों थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम ले लो 4, तो 2n प्लस 3 to the power n + 1 -3, ये सीरीज का सम है। अब वेरिफिकेशन 2, सम के लिए वेरिफिकेशन करना है। S1 n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 + 3 की पावर 2 -3/4। नाउ दिस इज
2 + 9 11 - 3 8 अपॉन 4 2। S1 की वैल्यू T1 के बराबर ही होती है और इनफैक्ट T1 की वैल्यू 2 ही थी, तो ये तो आपका ठीक आ रहा है। S2 को वेरीफाई करते हैं। S2 मतलब T1 + T2 की वैल्यू, ये हो जाएगा n को 2 रखकर 4 + 3 to the power 3 - 3 upon 4, now which is 4 + 27 is 31, 31 - 3 28, 28 upon 4 7, और सेकेंड टर्म बच्चों आपका 5 था, तो दिस इज इनफैक्ट 2 + 5, ये भी ठीक है। सिमिलरली आप S3 भी वेरीफाई कर लेना, वो भी यही आएगा क्योंकि मुझे पता है आंसर यही है क्वेश्चन का। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक बार जल्दी से बताओ यस या नो टाइप करके, सबको ये मेथड क्लियर है? दो ही चीजें होंगी, या तो सब्ट्रैक्शन के बाद एपी बन जाएगी, नहीं तो जीपी बन जाएगी। थोड़ी सी किस्मत खराब हुई तो हो सकता है इसी टाइप की सीरीज फिर से आ जाए, एक बार ये मेथड दोबारा लगा लेना। ये मेथड एक से ज्यादा बार भी लगाना पड़ सकता है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन सबको क्लियर है तो जल्दी से बताओ यस या नो। सबको क्लियर? चलो वेरी गुड। अच्छा नाउ ये जो मेथड बच्चों हमने सीखा, ये तो आपके स्कूल में भी यही वाला मेथड लगाइएगा। ये जो हमने मेथड सीखा है, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड इन स्कूल। कंपटीशंस के लिए एक और मेथड होता है इसी का, एक थोड़ा सा इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए एक थोड़ा सा एडवांस मेथड और है। और आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समय हमको लगता है nth टर्म तक पहुंचने में। एक बार nth टर्म तक पहुंच जाए तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। ये वो मेथड है। मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस है ना। पहले मैं एक बार ये मेथड समझा देता हूं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर में, लेकिन मैं एक बार समझा दूं आपको। एक्चुअली इसमें क्या करना होता है, आपके पास एक सीरीज होगी A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन। और ये सीरीज एपी या जीपी नहीं होगी, इसमें कॉमन रेशियो फैक्टर भी नहीं दिख रहा होगा, जनरल टर्म भी नहीं लिख पा रहे होगे। ये सीरीज आपके पास है, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, A2 - A1 करेंगे तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा B1। फिर आप A3 में से A2 माइनस कर दीजिएगा, B2। फिर A4 में से A3 माइनस कर दीजिए, B3। फिर A5 में से A4 माइनस कर दो, B4। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, B5। और ऐसे आपको एक और सीरीज मिलेगी B1 B2 B3 B4 B5 की। इस सीरीज को बोलते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस मतलब क्या हुआ, आपके पास जो गिवन सीरीज थी उस सीरीज में आपने बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक नई सीरीज आ गई B1 B2 B3 एंड सो ऑन। अच्छा फिर आप क्या करो, अब B1 B2 मतलब B2 - B1 बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर लो C1। फिर ऐसे इन दोनों को सब में से B3 - B2 C2, B4 - B3 C3, B5 - B4 C4। ये ऐसे चलता रहेगा। फिर इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन D1 D2। इस तरह से ये आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, ये जो C1 C2 C3 है, दीज आर कॉल्ड डेल्टा 2 और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। इस तरह से आप इन डिफरेंसेस को लिखते जाइए। अब सवाल उठता है ये डिफरेंस कब तक लिखें, कब तक करता जाऊं, मतलब ये तो सब्ट्रैक्शन तो करते रह सकते हैं हम लोग, जिंदगी भर आप करते रहो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आता ही रहेगा। तो ये प्रोसेस आखिर कब तक करना है, कब तक ये डिफरेंस निकालता रहूं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालू, सेकंड ऑर्डर निकालू, थर्ड ऑर्डर निकालू, ये कहां तक निकालना है। तो ये बच्चों प्रोसेस तब तक करते रहना है, तब तक करते रहिएगा जब तक कि till we get either all terms equal in delta k, or we get a GP for the first time.
तो ये बच्चों डिफरेंस का डिफरेंस तब तक निकालते रहिए जब तक कि किसी एक रो या कॉलम में सारे टर्म्स या तो इक्वल आ जाए तो वहां रुक जाइएगा, या फिर आपको दिखेगा यार ये तो जीपी आ गई, जीपी आ जाए तो भी रुक जाना। जैसे ही पहली बार जीपी मिले क्वेश्चन वहीं पे डिफरेंस टेबल रोक दीजिए अपना, या सारे टर्म्स इक्वल मिल जाए तो भी डिफरेंस टेबल रोक दीजिए। ठीक है। अच्छा अब दो केसेस हैं, अगर सारे टर्म्स इक्वल होंगे तो अलग मेथड है, और अगर जीपी मिली तो अलग मेथड है। तो हमने जो पहला मेथड लिखा है वो किसके लिए लिखा है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स इन डेल्टा के आर सेम। आप डिफरेंस पे डिफरेंस निकालते जा रहे हैं, तब तक निकालते जा रहे हैं जब आपको दिखा एक रो में जाके कि यहाँ तो सब कुछ सेम आ गया, वहां पे आपने प्रोसेस रोक दिया, केथ डिफरेंस सेम आ गया, डेल्टा के की वैल्यू सेम आ गई। डेल्टा वन अलग अलग था, B1 B2 B3 अलग अलग थे, डेल्टा टू अलग अलग था, डेल्टा थ्री भी अलग अलग था, लेकिन आगे जाके कहीं पे डेल्टा के पे सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए, वहां पे जाके आपने इस प्रोसेस को रोक दिया। ठीक है। अब एक बार आपने उस प्रोसेस को वहां पे रोक दिया है, तो फिर देखो nth टर्म क्या होगा, ये जो सीरीज होगी इसका nth टर्म क्या होगा, ये बच्चों nth टर्म होगा a1, a1 मतलब ये जो सीरीज थी इसका पहला टर्म, प्लस b1 ये वाला है फर्स्ट डिफरेंस की पहली वैल्यू, फर्स्ट डिफरेंस में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू, तो b1 इंटू n माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल, फिर c1 सेकेंड डिफरेंस c1 इंटू n माइनस वन n माइनस टू अपॉन टू फैक्टोरियल, फिर d1 इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता रहेगा। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आसान है ये। जैसे मान लीजिए आपको ये सीरीज दी है ना, 5 12 31 68 एंड सो ऑन। ठीक है, आपकी ये सीरीज हो गई। अब आप डेल्टा वन कैलकुलेट करो, 12 माइनस 5 7, 31 माइनस 12 19, 68 माइनस 31 37। अच्छा मैं थोड़ी सी आगे की वैल्यूज भी बच्चों लिख देता हूं, और 82 कर लेना है यहाँ पे, नहीं 82 नहीं, सॉरी 92। मतलब ये क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने तो क्या टाइपिंग में आलस के चक्कर में कम लिख दी वैल्यूज, क्वेश्चन में आगे सफिशिएंट टर्म्स दिए होंगे आपको। तो 92 हो गया, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 112 122, इस तरह से सीरीज है। ठीक है, तो चलिए हम पहला डिफरेंस लिख रहे हैं डेल्टा वन, 12 में से 5 गया 7, 19 37। नाउ दिस वुड बी हाउ मच, अरे यार सॉरी, यहाँ 129 होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर 129 कर दे तो ये कितना आ जाएगा आपका 61, 129 माइनस दिस, है ना। और फिर 220 कर देते हैं। ये सीरीज है बच्चों, चलो फाइनल 5 12 31 68 129 220 एंड सो ऑन, ये सीरीज थी। आपने डेल्टा वन कैलकुलेट करा, 7 19 37 61, फिर आएगा आपका यहाँ पे 220 माइनस 129। ठीक है, एक्सक्यूज मी। आप देख सकते हो ये जो सीरीज है ये ना तो सारे टर्म सेम है ना जीपी है। तो अब आप अगला डिफरेंस निकालिए, डेल्टा टू। अब 19 में से 7, 12 24 नहीं 18, 37 minus 19 will be 18, 61 minus 37 is 24, 30। आप देख सकते हो अभी भी एपी नहीं, ये मतलब यहाँ पे सारे टर्म सेम नहीं है, और ना ही यहाँ पे जीपी बन रही है। तो अब आप अगला कैलकुलेट करोगे, डेल्टा थ्री, 6 6 6 सेम आ गए, यहाँ पे रुक जाइए,
है ना. यू हैव टू कंटिन्यू टिल वी गेट आइदर ऑल टर्म्स इक्वल. तो ऑल टर्म्स इक्वल मिल गया ना डेल्टा 3 पर, यहाँ पे रुक जाइए. अब ये जो आपके पहले टर्म्स है ना, इनको सर्कल कर लीजिए सबको, 5 7, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, बाकी टर्म की जरूरत नहीं पड़ती. इनको सर्कल कर लीजिए. और अब बच्चों आपका जो nth टर्म होगा वो सीधे कितना हो जाएगा, a1. a1 मतलब ये पहला टर्म 5 प्लस b1 मतलब 7. 7 इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 12 इंटू, है ना, अगली टर्म 12 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. अब इसके आगे तो आपने लिखा ही नहीं, आप तो यहाँ रुक ही गए थे, तो इसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये आप रुक जाइए यहाँ पे. ये आपका nth टर्म आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं थोड़ा सा. तो tn विल बी इक्वल टू 5 प्लस दिस विल बी 7n माइनस 7 प्लस दिस विल बी 12 इंटू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 अपॉन 2. 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है. 6 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6 n क्यूब अपॉन 6. ये भी कैंसिल, ये भी 6 से 6 कैंसिल. तो ये आपका बच्चों nth टर्म आ गया 7n माइनस 2 पहले दो टर्म से प्लस n स्क्वायर, यहाँ 6 भी है, 6n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 12 प्लस n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6. अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ. आपका 6n स्क्वायर और 6n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 7n प्लस 11n 18n, 18n माइनस 18n भी कैंसिल हो गया. और आपके पास सिर्फ बच गया n क्यूब प्लस 4. दिस इज योर nth टर्म ऑफ द सीरीज. यू कैन वेरीफाई दिस, यू शुड वेरीफाई दिस. आप वेरीफाई करके देख लीजिए. n को 1 रखने पे पहली टर्म आ जाएगी 5. n को 2 रखोगे तो 8 प्लस 4 12. n को 3 रखोगे तो 3 क्यूब प्लस 4 27 प्लस 4. समझ में आई बात. तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट दी nth टर्म यूजिंग दिस मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस. मैं एक और करके दिखा देता हूँ. एक और कर लेते हैं ना. पहले ये देख लो यहाँ तक बच्चों ये समझ में आ गया क्या. मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूँ इसके बाद. जल्दी से देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया. अगर आ गया है तो टाइप यस. फिर एक और करके दिखाता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट होगा. सिर्फ इन पहले टर्म्स की जरूरत पड़ती है आपको, 5 7 12 6. चलो मैं एक और करके दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था. यहाँ पे हमने nth टर्म कैलकुलेट किया था ना इस जगह पे. अब देखो इस nth टर्म को मेथड ऑफ डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. लेट्स यूज पिंक कलर. अभी हम मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हैं nth टर्म. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. 6 सीरीज लिख लो पहले. 13 22 33 और फिर ऐसे ही चल रहा होगा. अब डेल्टा 1 7 9 11 एंड सो ऑन. डेल्टा 2 2 2. आप देख रहे हो सेम आ गया. रुक जाइए. अब आपका nth टर्म क्या होगा. इन तीनों को सर्कल कर लो. 6 प्लस 7 इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. अच्छा 2 फैक्टोरियल की बच्चों वैल्यू 2 होती है तो ये दोनों कैंसिल हो गए. और आपके पास बच गया 7n 6 माइनस 7 माइनस 1. और यहां बचा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 plus 2. Now that would be same as n square. 7n minus 3n is 4n. Minus 1 plus 2 is plus 1. देखो वही आया ना.
तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये स्कूल सिलेबस में नहीं है, छोटा तो है लेकिन मेथड स्कूल में नहीं यूज करना है। स्कूल में तो आपको इस वाले मेथड से करना है जो हमने बता रखा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। एक बार घर पे लिख के करोगे ना अपने आप तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया था पहला केस, और मैं इस पार्ट को हाईलाइट कर दूं, जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो ये है ना, nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ये कब यूज करना है? जब आपका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा हो, मतलब है ना, व्हेन ऑल द टर्म्स आर इक्वल इन डेल्टा के। ये हमने पहला केस डिस्कस किया था, ऑल एलिमेंट्स इन डेल्टा के आर सेम। हमको ये प्रोसेस तब भी रोकना पड़ता है जब आपको पहली बार में जीपी मिलती है। अब अगर जीपी मिल गई तो क्या करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए, इफ फॉर अ सीरीज डेल्टा के इज अ जीपी फॉर द फर्स्ट टाइम with common ratio r, then its nth term is sum of a r to the power n। यहाँ पे a मतलब पहला टर्म नहीं है ना, a की जगह आप चाहें तो कुछ और यूज कर लीजिएगा। a r to the power n, r क्या है? जीपी जो आई थी उसका कॉमन रेशियो, और n क्या है? क्योंकि आप nth टर्म लिख रहे हो तो a r to the power n, a is not the first term, and it is the sum of a r to the power n, मतलब a r की पावर n प्लस अ के माइनस फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। के क्या था? डेल्टा के में पहली बार जीपी मिली, तो के माइनस फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के माइनस वन, एंड दिस ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म। ये ए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। जैसे सपोज सपोज इफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इज जीपी, मान लीजिए आपने देखा डेल्टा 3 में पहली बार जीपी आई और कॉमन रेशियो जीपी का 2 है, तो जो nth टर्म आप अज्यूम करेंगे that will be Tn is equal to A into 2 to the power n, common ratio 2, A into 2 to the power n plus, चूंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में जीपी मिली तो यू हैव टू अज्यूम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यदि डेल्टा के कांस्टेंट आ रहा है, डेल्टा के में जीपी मिलती है, तो आपको एक पॉलिनोमियल अज्यूम करना पड़ता है डिग्री के माइनस वन का। तो यदि डेल्टा 3 में जीपी मिली है तो आप एक पॉलिनोमियल और अज्यूम करेंगे प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, है ना, के माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल अज्यूम करना पड़ता है। ये अज्यूम करोगे आप, and you have to find ABCD, where ABCD need to be calculated. Now again, this looks complicated, so let's take an example. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ना, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें, इसी को देखते हैं। तो बच्चों ये सीरीज आपको दी है 3, 6, 11, 20, 37, 70 and so on. Let's calculate delta 1. 3, 5, 9, 17, 33 and so on. एपी मतलब सारे टर्म सेम नहीं है, जीपी भी नहीं है। डेल्टा 2, 2, 4, 8, 16। नाउ दिस इज अ जीपी, पहली बार मुझे जीपी मिल गई, तो यहां पे यू हैव टू स्टॉप। अब आप nth टर्म कैसे अज्यूम करोगे? तो nth टर्म विल बी इक्वल टू a इंटू, इस जीपी का बच्चों कॉमन रेशियो क्या है? 2, तो a इंटू 2 टू द पावर n प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल in n of degree n minus 1, यानी 2 minus 1. So therefore nth term will be a into 2 to the power n plus, अब बच्चों 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax plus b, लेकिन आपको x में नहीं लिखना, आपको पॉलिनोमियल n के टर्म्स में लिखना है, तो प्लस bn plus c। दिस इज योर nth टर्म। nth टर्म आप इस तरह से अज्यूम करोगे। अब आप पूछोगे सर ये abc की वैल्यू कैसे आएगी? बहुत आराम से आ जाएगी। t1 की वैल्यू देखिए क्या होती है, n को 1 डाल दीजिए, तो t1 कितना आ जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, और t1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3 के बराबर। n को 2 डाल दीजिए, t2 आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। फिर t3 आ जाएगा
n को 3 रख के, n को 3 रखोगे तो 2 क्यूब इज 8, 3b plus c, and this is equal to 11. Now subtract these two equations. इसमें से पहली दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट. So that would imply, मतलब इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं. Let's call this as first, second, third. तो सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन बच्चों माइनस कर रहे हैं, देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3. अच्छा, अब सेकेंड में से थर्ड माइनस कर लो, थर्ड माइनस सेकेंड, दैट विल गिव यू 4a प्लस b इज इक्वल टू 5. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 2a is equal to 2. Now therefore you get a is equal to 1. एक बार a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू आ जाएगी. भाई 2a प्लस b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 1, एंड दैट इंप्लाइज b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 1 आ गई तो c की वैल्यू आ जाएगी. 2a प्लस b प्लस c is 3, c की वैल्यू 0. So therefore your nth term becomes, इक्वेशन ए में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0. तो ये बच्चों आपका nth टर्म आ गया. आप चाहें तो वेरीफाई करके देख सकते हो. फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, n की जगह 1 डाल दिया तो 2 प्लस 1 विच इज 3, n की जगह 2 डाल दो, 4 प्लस 2 विच इज 6, n की जगह 3 डाल दो, 8 प्लस 3 11. आप देख रहे हो ना, पहला टर्म 3, second term 6, third term 11. So this is how the method of finite difference is to be used. I'll recommend कि आप घर पे जाके एक छोटा सा काम, एक होमवर्क असाइनमेंट में भेजूंगा आपको नोट्स के साथ, वो तो करना ही है. और आप चाहें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में solve by method 2 and that is for the homework. इसको घर पे ट्राई करके देखिएगा. इसको जो भी हमने देखा था ना, a r to the power n plus polynomial of degree n minus 1, उस तरह से घर पे करके देखना है क्वेश्चन नंबर 8 को. तो आज यहीं तक करते हैं. एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, करीब 7-8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि हम मेथड, एक तो आपका सिग्मा नोटेशन मेथड, वो एजीपी वाला मेथड, कन्वर्टेबल टू एजीपी, और एक मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको याद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा. कोई डाउट वगैरह हो तो संडे को इंस्टीट्यूट आ ही सकते हो आप लोग, कोई पुराने डाउट्स के लिए आ सकते हैं हम लोग, ठीक है. और बाकी रिवाइज करते रहिए. मॉड्यूल आपको नेक्स्ट वीक, मतलब अभी 2-3 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा. कोशिश कर रहा हूँ मैं संडे के लिए. कल के क्वेश्चन का आंसर बेटा मैंने बताया था ना, ग्रुप पे डाला था, 204. मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा और सोच लो यार, थोड़ा सा और सोचो. अच्छा क्वेश्चन है. चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? 204 होते हैं, 64 नहीं होते. 64 छोटे वाले होते हैं. एक देखो बड़े, सबसे बड़ा स्क्वायर भी 8x8 का, एक बहुत सबसे बड़ा जो स्क्वायर होता है वो भी तो एक है 8x8. फिर 7x7 के कुछ स्क्वायर होंगे, 6x6 से कुछ स्क्वायर होंगे, 1x1 के जो मिलते हैं वो आपको 64 मिलते हैं. तो अब एक बार घर पे और ट्राई करके देखिए कि 8x8 के कितने हैं, 7x7 साइज के कितने हैं, 5x5 के कितने हैं. 1x1 के तो 64 सबको पता होता है. 2x2 के कितने होंगे, 3x3 के कितने होंगे, काउंट करके देखिए. आई गिव यू द हिंट, यू विल गेट समथिंग लाइक सिग्मा आर स्क्वायर टाइप का कुछ मिलेगा आपको. सोच के देखना कैसे, और दिमाग लगाओ थोड़ा. ठीक है गाइस, तो चलो फिर टेक केयर, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर नेक्स्ट वीक. प्रोग्रेशंस खत्म हो जाएगा आपका. इस पे 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे अच्छे वार्म अप के लिए, जो इस वीक में पढ़ा है हमने. और फिर हम मीन्स सीखेंगे, एम जी एम एच एम क्या होते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी क्या होती है. तो ये 2 एजेंडाज रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीक के लिए. तो दिस चैप्टर शुड बी कंफर्टेबली ओवर इन द नेक्स्ट वीक. तब तक आप इस चैप्टर को थॉरली तैयार करते रहिए. एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, जो भी आप कर रहे हो अभी निपटा लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में मॉड्यूल करना है उस पर. तो एक होमवर्क मैं भेजूंगा, वो जरूर कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है. तो चलो गाइस, फिर टेक केयर एंड विल मीट नेक्स्ट वीक. डाउट्स के लिए यू आर मोस्ट वेलकम ऑन संडे. बस फोन कर लेना आने से पहले, ठीक है.